आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है गुफा में जादुई किताब। ये कहानी है सुमित्रा और उसके 3 बेटों की। सुमित्रा के 3 बेटे थे जिनका नाम था चिंटू, पिंटू और मोंटू। तीनों बहुत ही शैतान थे। एक दिन सुमित्रा घर में सफाई कर रही होती है और उसके 3 बेटे घर में खेल रहे होते हैं। तभी सुमित्रा को कुछ काम याद आता है। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर से बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ठीक है माँ। तीनों घर में खेल रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। घर में कोई है? आवाज सुनते ही तीनों घर के बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, तीनों को एक औरत दिखाई देती है। क्या काम है आपको? अरे बच्चों, तुम लोगों को पता है जंगल में एक गुफा है और उसके अंदर एक जादुई किताब है। उसमें हम जो भी इच्छा लिखते हैं वो पूरी हो जाती है। मैं तो अपनी इच्छा पूरी करके आई। तुम लोग को भी अपनी इच्छा पूरी करनी हो तो तुम लोग भी देख के आना। इतना बोल के अनजान औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तीनों सोचने लगते हैं कि कहीं उस औरत की बात सच तो नहीं। चलो चल के देखते हैं, कहीं सच तो नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ ने बाहर जाने से मना किया है। माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। अरे चलते हैं ना, माँ के आने से पहले आ जाएंगे, माँ को पता भी नहीं चलेगा। चिंटू और पिंटू की बात सुनकर मोंटू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों जंगल में पहुंचते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर आ गया तो। कितना डरपोक है तू। कुछ नहीं होगा मोंटू, तू डर मत। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो देखो सामने गुफा दिखाई दे रही है। तीनों गुफा की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, कितना अंधेरा है यहाँ पर। अरे चलो तो सही, आगे बढ़कर देखते हैं। तीनों गुफा में हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तीनों धीरे धीरे उस चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो किताब है। जैसे ही मोंटू ये कहता है, तभी अचानक गुफा से आवाज आती है। ये जादुई किताब है। तुम जो भी अपनी इच्छा लिखोगे वो पूरी होगी, लेकिन सबको एक ही मौका मिलेगा। आवाज सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी अचानक वापस एक आवाज आती है। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी? अपनी इच्छाएं इस जादुई किताब में लिखो। तीनों रुक जाते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं। सोचने के बाद तीनों वापस किताब की तरफ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या सोच रहे हो? अपनी इच्छाएं इस किताब में लिखो। तीनों खुश होते हुए लिखने लगते हैं। मुझे कभी स्कूल ना जाना पड़े, मुझे नया मोबाइल फोन मिल जाए, मुझे बहुत सारे पिज्जा मिले खाने के लिए। जैसे ही तीनों अपनी इच्छाएं लिख देते हैं, तभी वापस आवाज आती है। अब अपने घर जाओ, सब इच्छा पूरी होगी। तीनों खुश होकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में सोचते हैं कि आज तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तीनों जैसे ही अपने घर में जाते हैं, देखते हैं कि उनकी माँ रो रही होती है। अरे माँ तो आ गई है, माँ बहुत डांटेगी। मैंने तो पहले ही मना किया था बाहर जाने से, लेकिन माँ रो क्यों रही है? सुमित्रा जैसे ही तीनों को देखती है, उनकी तरफ गुस्से से आती है। तीनों बहुत डर जाते हैं। कहाँ गए थे तुम तीनों? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से,
देखो क्या हो गया, हमारे घर का सारा सामान चोरी हो गया। थोड़ी देर तक वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। फिर तीनों को याद आता है कि उन्होंने उस औरत की बातों में आकर घर खुला छोड़कर चले गए थे। फिर उनको ये एहसास होता है कि वो औरत झूठी थी, जादुई किताब जैसा कुछ था ही नहीं। तीनों को अपनी शैतानियों पे बहुत अफसोस होता है और तीनों अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आज के बाद तीनों दोबारा ऐसी नासमझी कभी नहीं करेंगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कभी किसी की बातें सुनकर लालच नहीं करनी चाहिए और माँ बाप की कही हर बात को ध्यान से सुनना और मानना चाहिए। ये कहानी का शीर्षक है टेस्टी जादुई मसाला। एक शहर में छवि अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। बहुत साल पहले ही उसकी माँ चल बसी। छवि की सौतेली माँ बहुत ही स्वार्थी थी। उसने कभी छवि को माँ का प्यार दिया ही नहीं। वो हमेशा उसे डांटती और भला बुरा सुनाती रहती थी। ये सब सुनकर छवि अपनी माँ को बहुत याद किया करती थी। एक दिन की बात है, छवि घर में सफाई कर रही होती है। अरे घर की सफाई हुई कि नहीं? अभी तक तू यही सफाई कर रही है? चल जल्दी हाथ चला, बहुत सर दर्द कर रहा है मेरा। चाय बना चल। हाँ बस थोड़ी देर, मैं बनाती हूँ माँ। थोड़ी देर? मैं क्या इंतजार करूँ तेरा? चल जल्दी हाथ चला, अभी और भी काम पड़े हैं। छवि घर का काम खत्म करके चाय बनाने चली जाती है। ये लो माँ, चाय पी लो। चलो चाय तो नसीब हुई, अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? चल जा, दोपहर का खाना कौन बनाएगा? माँ मेरी अभी एग्जाम आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। हाँ तो क्या तेरी एग्जाम है तो मैं खाना बनाऊं? माँ थोड़े दिन तुम बना लो ना, मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी तो मैं कर दिया करूँगी। ये सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है। तेरी ये हिम्मत, तुम मुझसे काम करवाएगी? रुक तू। इतना बोलकर सुमित्रा छवि को बहुत मारने लगती है। अरे माँ बस करो, मुझे लग रही है। मुझसे काम करवाएगी? सुमित्रा छवि को बहुत मारती है। छवि जोर जोर से रोने लगती है। मैंने ऐसा भी क्या कहा माँ जो तुमने इतना मारा? चल जा, खाना बना। छवि किचन में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन वो उतना अच्छा खाना नहीं बना पाती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा किचन में आकर कहती है, अरे खाना बना कि नहीं? बस माँ तैयार है। चल मेरे लिए खाना परोस, मैं आई। जैसे ही सुमित्रा खाना खाती है, उसे वो बहुत ही बेस्वाद लगता है। छी, कितना गंदा खाना बनाया है, कुछ टेस्ट ही नहीं है। क्या हुआ माँ, नहीं अच्छा लगा? ऐसा खाना खाने से अच्छा है मैं किसी बाहर होटल में जाकर खा लूं। कुछ आता जाता है नहीं और आई बड़ी एग्जाम की तैयारी करने वाली। लेकिन माँ तुमने मुझे कभी सिखाया ही नहीं। बहुत जबान चलने लगी है आजकल तेरी। फिर से मार खाने का मन है क्या? ये सुनकर छवि अपने रूम में जाकर रोने लगती है और कहने लगती है, माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये नई माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत भला बुरा सुनाती है, मुझसे प्यार भी नहीं करती, मुझसे बहुत काम भी करवाती है। मैं अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती। माँ। तभी अचानक वहाँ पर शांत परी आ जाती है। छवि रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है? आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मैं शांत परी हूँ। तुम बहुत दुखी थी इसलिए मैं आ गई तुम्हारे पास। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं रो रही हूँ? जब भी कोई बहुत दुखी होता है अपनी परेशानियों से तो मैं उसके पास आ जाती हूँ। बताओ तुम क्यों रो रही हो? छवि अपनी सारी परेशानियाँ बता देती है। ये सब सुनकर परी कहती है, अच्छा ये बात है, ये लो जादुई टेस्टी मसाला। जादुई मसाला? हाँ, इसे तुम अपने खाने में इस्तेमाल करना जैसे तुम बाकी मसाले भी इस्तेमाल करती हो। इससे तुम्हारा खाना बहुत अच्छा बनेगा। सच में?
इससे खाना अच्छा बनेगा। हाँ, और ये जादुई मसाला है तो ये कभी खत्म भी नहीं होगा। छवि की मदद करके परी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर में सुमित्रा छवि को बुलाती है। रात का खाना बनेगा कि नहीं? कहाँ रह गई छवि की बच्ची? हाँ माँ, मैं बना देती हूँ। छवि किचन में खाना बनाने चली जाती है और परी का दिया हुआ जादुई मसाला वो इस्तेमाल करती है। तभी अचानक सुमित्रा वहाँ आ जाती है। आज पहले ही देख लेती हूँ खाना कैसा बनाया है। सुमित्रा जैसे ही एक निवाला लेती है उसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगता है और वो बस खाती ही जाती है। खाने के बाद वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसा भी क्या डाला है इसमें? आप बस खाने का मजा लीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। इतना कहकर छवि वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा थोड़ी शांत हो जाती है और उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके कुछ ना सिखाने के बावजूद भी छवि खुद से बहुत कुछ सीख रही होती है। उसने कभी उसे माँ का प्यार दिया ही नहीं। मैंने बहुत गलत किया है छवि के साथ। मैं भी कोशिश करूंगी एक अच्छी माँ बनने की। ये कहानी का शीर्षक है ऐशो आराम की जिंदगी। एक शहर में आरोही और नम्रता अपनी माँ अवंतिका के साथ रहती थी। आरोही और नम्रता कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है और कॉलेज में उनका लास्ट ईयर होता है। अवंतिका की एक छोटी सी केक की शॉप थी और वो इन थोड़े पैसों से अपना घर और दोनों लड़कियों की फीस का खर्चा अकेले उठा रही थी। नम्रता को आराम और ऐश की जिंदगी जीने का बहुत शौक था और उसकी फरमाइशें हमेशा ज्यादा ही रहती थी, जबकि आरोही बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए कॉलेज के बाद कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे उसकी माँ की थोड़ी मदद हो जाए। एक दिन, चलो मेरी दोनों बेटियाँ, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना? बस माँ 5 मिनट, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा देर से जाएंगे, वैसे भी कॉलेज में पढ़ता कौन है। ये सुनकर अवंतिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन नम्रता की नींद में कही गई बात को नजरअंदाज कर देती है और अपने काम में लग जाती है। दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही होती है। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ बेटा, टाइम से आ जाना। मुझे थोड़ी देर होगी आने में। क्यों, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हारी? एक्स्ट्रा क्लास? अगर होती भी तो पढ़ता कौन है। तो फिर तुम्हें क्यों देर होगी? आज हम फ्रेंड्स मिलके पार्टी करने वाले हैं। अब थोड़े ही दिन रह गए हैं कॉलेज खत्म होने में। और ये क्या तुमने लगा रखा है? पढ़ाई कौन करता है? क्या तुम वहाँ पढ़ती नहीं हो नम्रता? सो बोरिंग। वैसे भी कॉलेज के बाद तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं एक रईस लड़के से शादी करूंगी। ये रोज रोज की बेकार की जिंदगी कौन जिएगा। ये कैसी बातें कर रही हो नम्रता? हाँ तो थोड़े थोड़े पैसों के लिए माँ को मनाना पड़ता है। क्या तुम दोनों पैसे नहीं कमाते हो जो मुझे खर्च भी नहीं करने देते? तुम्हें और आरोही को पॉकेट मनी मिल ही जाती है, पर हाँ, अगर तुम्हें फालतू खर्च करने के लिए पैसे चाहिए हो तो वो नहीं है मेरे पास। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इन पैसों से घर चलाना होता है, तुम्हारी कॉलेज की फीस होती है और अभी तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। क्या इन सब में पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ तो मैंने कौन से ज्यादा मांग लिए? अभी कॉलेज जाओ और तुम्हें अगर पढ़ाई नहीं करनी हो तो घर पे बैठ जाओ। इतना कहकर अवंतिका अंदर चली जाती है और दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं, नम्रता के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं। हाय नम्रता, रेडी हो आज की पार्टी के लिए? हाँ, बहुत मजे करेंगे आज तो। हाँ, आज तो पार्टी में बहुत ही मजा आने वाला है। क्या तुम्हारी ये बहन भी आने वाली है हमारी पार्टी में? अरे नहीं, ये बेचारी कहाँ पार्टी करेगी, इसे कुछ काम है तो ये घर चली जाएगी, है ना आरोही? आरोही बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। कॉलेज के बाद आरोही घर चली जाती है। जैसे ही घर पहुँचती है, बेटा आरोही, तुम आ गई? हाँ माँ, लाओ मैं कुछ मदद कर दूँ तुम्हारी? अरे नहीं बेटा, मेरा तो रोज का है, तुम जाओ, मैं कर लूंगी।
आरोही अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करने लगती है। शाम हो गई, लेकिन नम्रता अभी घर नहीं लौटी थी। अवंतिका को थोड़ी फिक्र होने लगती है और वो आरोही से कहती है, नम्रता अभी तक नहीं आई। आ जाएगी माँ, टेंशन मत लो। कुछ ही देर में नम्रता आती है। इतनी देर कहाँ थी तुम? मैंने बताया तो था कि मैं आज पार्टी करने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि शाम हो जाएगी। हमें यही था कि तुम जल्दी आ जाओगी। आज कुछ स्पेशल था, इसलिए थोड़ी और देर हो गई। स्पेशल? क्या स्पेशल था आज? माँ, वो मेरी कॉलेज में एक लड़का है रोहन। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। हम दोनों को शादी करनी है। अच्छा, वैसे वो लड़का क्या करता है? उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है माँ। उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है। हमें तो बस ऐश करने हैं। नम्रता, तुम्हें ये समझ नहीं आया कि वो पैसे पूरी जिंदगी भर काम नहीं आने वाले। कभी ना कभी तो कमाने पड़ेंगे ना। वो हम देख लेंगे माँ, बस आप मेरी शादी करवा दो। अगर वो लड़का कमाएगा और तुम्हारे काबिल लगेगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी, ठीक है? इस बात को लेकर नम्रता और उसकी माँ में थोड़ी बहस हो जाती है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में बैठकर वो रोने लगती है। तभी उसे रोहन का कॉल आता है। हे बेबी, व्हाट्स अप? क्या हुआ? तुमने बात की हमारे रिश्ते के बारे में? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्या हुआ? नम्रता फिर सारी बातें रोहन से कहती है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी फैमिली ने भी तो मना कर दिया ना। वो तो एक रईस खानदान की लड़की से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम मानोगी? हाँ, बताओ ना। हम भागकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है, हम भाग जाएंगे। ये सारी बातें आरोही सुन लेती है और अपनी माँ को जाकर बता देती है। दोनों नम्रता के पास जाते हैं। नम्रता, क्या ये सच है? तुम और रोहन भागकर शादी करना चाहते हो? हाँ माँ, अब आप भी तो नहीं मान रहे हो, तो हम क्या करें? हम कुछ गलत कर रहे हैं? बेटा, जरूरी नहीं कि वो लड़का तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अगर उसने धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगी, ये कभी सोचा है? वो ऐसा लड़का नहीं है माँ। माँ, क्या आप इनकी शादी करवाओगे? अवंतिका अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देती है, क्योंकि अभी आरोही की शादी भी करवानी थी। अगर नम्रता भाग जाती तो उसकी समाज में नाक कट जाती। शादी होने के बाद नम्रता और रोहन खुशी से रहने लगते हैं और ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ टाइम बाद आरोही की शादी एक नौकरी पेश आदमी से हो जाती है और वो भी खुशी से अपने पति के साथ रहने लगती है। थोड़े दिनों बाद दोनों बहनें अपनी माँ के घर आती है। अरे मेरी दोनों बेटियां, कैसी हो? ठीक हूँ माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। दोनों की बातें सुनकर अवंतिका बहुत खुश होती है, लेकिन नम्रता के तेवर कुछ अलग ही होते हैं। माँ, कितनी गर्मी है यहाँ पर, कैसे रहती हो तुम? मुझे तो एसी की आदत है, उसके बिना चलता ही नहीं है। माँ, तुम भी एक अच्छा सा एसी खरीद लो ना। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आरोही, तुम्हारा पति तुम्हें खुश तो रखता है ना? तुम तो वैसे ही लग रही हो जैसे तुम यहाँ थी, ना कोई कीमती गहने ना कुछ और। नहीं नम्रता, मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। ये सुनकर नम्रता शांत हो जाती है और दोनों खाना खाकर अपने ससुराल चली जाती है। नम्रता जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है, देखती है कि घर में सब एक दूसरे से गुस्से में बातें कर रहे होते हैं। वो अपने कमरे में जाकर उसके पति का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसका पति आता है, क्या हुआ रोहन, कुछ बात है क्या? मैंने देखा तुम सब थोड़े गुस्से में बात कर रहे थे। हाँ नम्रता, पापा ने मुझसे कहा है कि मैं कोई अच्छी जॉब करूं और पैसे कमाऊं। वो मुझे ऐसे ही सब कुछ नहीं दे देंगे। हाँ, तो तुम उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाओ, वो भी तो काम ही हुआ ना। नहीं, वो चाहते हैं कि मैं खुद के दम पे कुछ करूं। क्या? पर क्यों? वो चाहते हैं कि मैं भी पैसे कमाऊं। पैसे कमाने के लिए मेहनत लगती है। ऐश और आराम की जिंदगी तो मुफ्त में मिल जाती है और इस घर में रहने के लिए भी मना किया है। व्हाट?
तो अब हम कहाँ रहेंगे? हम कोई छोटा सा घर देख लेंगे। हमें निकलना होगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं ये लाइफ नहीं छोड़ सकती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रोज रोज की बातें सुनने के लिए तैयार रहना, ठीक है? रोहन और नम्रता एक छोटे से घर में रहने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी सारी चीजें नहीं होती जो उस बड़े घर में हुआ करती थी। पर बेचारी नम्रता क्या ही करती। कुछ टाइम बीत गया, लेकिन रोहन को अब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। एक दिन नम्रता उसके माँ के घर जाती है और वहाँ आरोही भी होती है। दोनों देखती है कि नम्रता कुछ परेशान लगती है। बेटी नम्रता, कुछ बात है क्या? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। फिर नम्रता सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। ये सुनकर उसकी माँ और आरोही को बुरा लगता है। तो तुमने क्या सोचा है? आरोही, एक मदद करेगी? हाँ जरूर, बोलो ना। तेरा पति तो एक अच्छी नौकरी करता है ना, तो तू अपने पति से बात करके रोहन के लिए कुछ करवा देना। ठीक है, मैं बात करके कहती हूँ। आरोही अपने पति से बात करती है और उसके पति की ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट होने की वजह से रोहन को जॉब मिल जाती है, लेकिन शुरुआत में पैसे थोड़े कम मिलते हैं। कुछ समय में आरोही के पति को प्रमोशन मिलता है। ये देखकर नम्रता को एहसास होने लगता है कि ऐश और आराम की जिंदगी जीना आसान है, लेकिन मेहनत करके पैसे कमाना मुश्किल है। धीरे धीरे करके ये सब संभालना वो सीख लेती है और वो भी एक छोटी सी नौकरी में लग जाती है, जिससे दोनों के पैसों से घर अच्छा चलने लगता है। ये कहानी का शीर्षक है बोलते हुए पेड़ का जादुई कपड़ा। एक शहर में अर्पिता अपनी माँ चंद्रिका के साथ रहती थी। चंद्रिका बाहर की सिलाई करके अपना घर चलाती थी। अर्पिता कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार थी। पढ़ाई के साथ उसे भी अपनी माँ की तरह सिलाई करने का बहुत शौक था। पढ़ाई खत्म करके वो अपनी माँ का हाथ बटाती थी। माँ, मैं कॉलेज से आ गई, बताओ क्या काम करना है? अरे बेटा, मैं कर लेती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लेती घर पे। अरे नहीं माँ, तुम भी तो पूरे दिन काम करती हो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैंने वो कपड़े तैयार कर लिए हैं, उस पर इस्त्री कर लो। ठीक है माँ, मैं कर देती हूँ। शाम होने आई। माँ बेटी अपना काम खत्म करके घर आ जाते हैं। माँ, आज तुम थोड़ी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, मैं चाय बना देती हूँ। अरे वाह, बनाओ, मेरी सारी थकान चली जाएगी। चाय पीते पीते अर्पिता अपनी माँ को थोड़ा कमजोर महसूस करती है। माँ, तुम थोड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ बेटी, कुछ दिनों से बहुत कमजोरी सी आ गई है। अरे माँ, तुमने बताया नहीं। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। 1-2 दिन रुक जाओ बेटी, फिर देखते हैं, ठीक है? रात को दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह अर्पिता कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है। जैसे ही बाहर पहुँचती है, वो देखती है कि उसकी माँ को चक्कर आ रहे होते हैं। अर्पिता भागते हुए अपनी माँ की तरफ जाती है। क्या हुआ माँ? बहुत चक्कर आ रहे हैं बेटी। अर्पिता अपनी माँ को रूम में आराम करने ले जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आते हैं। चंद्रिका को चेक करने के बाद डॉक्टर अर्पिता से कहते हैं कि उसकी माँ को कमजोरी आ गई है और उन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर अर्पिता अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, तुम अब कुछ दिन आराम करोगी, मैं सब काम देख लूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम कैसे सब संभालोगी, तुम्हारी पढ़ाई भी है। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। कैसे आराम करूं बेटा, अभी ग्राहक के कपड़े भी सिलकर तैयार करने हैं, दुकान का मालिक भी महीना खत्म होते ही दुकान के भाड़े के लिए आएगा, मैं आराम करूंगी तो सब कैसे होगा? माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी,
तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं अभी दुकान के लिए निकल रही हूँ, आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद अर्पिता अपने काम के लिए निकल जाती है और दुकान जाकर कपड़े सिलने लगती है। शाम होने आई। कुछ ग्राहक अपने कपड़े लेने आते हैं और अपने कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन तक अर्पिता अपनी कॉलेज और दुकान दोनों संभाल रही होती है और अपनी माँ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। फिर अगले दिन अर्पिता अपनी पढ़ाई खत्म करके दुकान पर जाती है। आज तो बहुत थक गई हूँ, आज जल्दी काम खत्म करके घर चली जाऊंगी। चल अर्पिता, लग जा सिलाई पर। कुछ देर बाद दुकान का मालिक वहाँ आता है। उसे देखकर अर्पिता थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि पैसे तो इतने जमा ही नहीं हुए, वो क्या देगी। कैसी चल रही है दुकान? अच्छी चल रही है मालिक। तो फिर किस बात की देरी, मुझे पैसे दे दो। मालिक, इस बार थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया है, तो कुछ वक्त दे दो, मैं थोड़े दिनों में दे दूंगी। क्यों वक्त चाहिए? ऐसे कौन से खर्चे हो गए हैं तुम्हारे? वो माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं और मेरी कॉलेज की फीस भी भरनी है। वाह, कॉलेज की फीस के लिए पैसे हैं, दवाई के लिए भी पैसे हैं, पर मेरी दुकान के भाड़े के पैसे नहीं हैं। ए लड़की, तेरी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है, चुपचाप जो सिलाई का काम कर रही है वो कर और निकाल मेरे पैसे। कुछ वक्त दे दो ना मालिक, मैं दे दूंगी पैसे। बहुत मनाने के बाद मालिक अर्पिता को कुछ वक्त और देता है। ठीक है लड़की, अगले महीने तक का वक्त दिया, उस दिन 2 महीने के पैसे तैयार रखना, समझी? इतना कहकर दुकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। हाश, अब थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। शाम को अर्पिता अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। पैसे तो हम दे ही देते हैं ना हर महीने, एक महीने कुछ मजबूरी के कारण देर हो गई तो क्या वो आदमी समझ नहीं सका? हाँ देखो ना माँ, कैसे बात की उन्होंने मुझसे। कुछ नहीं बेटा, अब मैं भी ठीक हो रही हूँ, मैं भी अब काम पर आया करूँगी, ठीक है? नहीं माँ, तुम आराम करो कुछ दिन, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। कब तक आराम करती रहूं? काम तो शुरू करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं थोड़ा कम काम करूंगी बस। ठीक है माँ। चंद्रिका भी अब काम पर लग जाती है और दोनों पहले से ज्यादा काम करने लगते हैं। 2 महीने बीत गए। इस महीने घर का राशन भी खत्म हो जाता है और कुछ कमाई उसमें भी लग जाती है। थोड़े दिनों बाद दुकान का मालिक आता है। चंद्रिका, तुम्हारी बेटी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, थोड़ी कमजोरी आ गई थी। अब तो नहीं है ना? चलो लाओ मेरे पैसे। मालिक, 2 महीने के जितने पैसे हुए हैं मैं उतना तो नहीं, पर आधी रकम दे दूं? तो क्या मैं यहाँ आधे पैसे लेने आया हूँ? ऐसी बात नहीं है, घर का राशन खत्म हो गया था और मेरी कुछ दवाई का खर्चा भी बढ़ गया था, इसलिए मैं पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगी। ये अच्छा है, कभी बेटी बोले कॉलेज की फीस भरनी है, कभी तुम बोलो घर का राशन खत्म हो गया है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? मालिक, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हमारी मजबूरी को समझिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करता हूँ, दुकान ऐसे ही तुम्हें दे देता हूँ, यही चाहती हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और वक्त दे दो। इस बार बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, पहला और आखिरी मौका, अगले महीने पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वो भी ब्याज के साथ। ब्याज? किस चीज का? अरे भाई, 2 बार खाली हाथ भेज रहे हो तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। मालिक, ऐसा मत करिए, अगले महीने पूरे पैसे दे देंगे। पूरे पैसे के साथ 2 महीने का ब्याज भी। गुस्से में इतना बोलकर दुकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर अर्पिता मायूस हो जाती है और कुछ देर के लिए वो बाहर चली जाती है। चलते चलते वो जंगल कब पहुँच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहाँ एक जगह वो बैठ जाती है
और मन ही मन में अपनी परेशानियां सोचने लगती है। तभी अचानक एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? ये सुनकर अर्पिता थोड़ा डर जाती है और कहने लगती है, बोलता हुआ पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बातें सुन भी सकता हूँ। बताओ क्यों परेशान हो? अरे मैं अपनी परेशानियां तुम्हें क्यों बताऊं? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। लोगों की जितनी मदद कर सकूं उतनी मदद करता रहता हूँ। फिर अर्पिता सब अपनी परेशानियां बता देती है। अच्छा तो ये बात है। बहुत खड़ूस लगता है तुम्हारा मालिक। अब हम क्या करेंगे? बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। रुको, तुम्हारी परेशानी मैं अभी दूर कर देता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो। लेकिन मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? देखो, तुम्हारी परेशानी तो कम होने से रही। तुम्हारे पास मेरे ऊपर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अर्पिता अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी पेड़ उसके हाथ में एक जादुई कपड़ा देता है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या करूंगी मैं इस कपड़े का? ये एक जादुई कपड़ा है। तुम इसे अपनी दुकान में अपने साथ रखना और जो भी तुम्हारी परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। सच में ये जादुई कपड़े से सब परेशानियां ठीक हो जाएगी? बिल्कुल। जाओ, ये जादुई कपड़ा तुम्हारे बहुत काम आएगा। शुक्रिया जादुई पेड़। इतना बोलकर अर्पिता वहां से चली जाती है। फिर वो दुकान जाकर जादुई कपड़ा एक जगह रख देती है। जादुई कपड़े की मदद से चंद्रिका की दुकान बहुत तेजी से चलने लगती है और दुगने पैसे कमाने लगती है। इस तरह 1 महीना बीत गया। फिर कुछ दिनों बाद मालिक वापस आता है। चाय पिलाओ भाई, आज तो मुझे ब्याज के साथ पैसे मिलने वाले हैं। चंद्रिका, पैसे तैयार है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पैसे ब्याज के साथ तैयार है। ये सुनकर मालिक परेशान हो जाता है और कहने लगता है, क्या कहा? ब्याज के साथ पैसे तैयार हैं? क्या कोई लॉटरी लगी है तुम्हें? कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम यहाँ पैसे लेने आए हो तो ये लो तुम्हारे पैसे। मालिक शर्म में आकर अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी तरह जादुई कपड़े की मदद से दोनों का घर और दुकान बहुत अच्छे से चलने लगते हैं। ये कहानी का शीर्षक है सुनहरे बालों वाली बालपरी। किसी एक शहर में तान्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। तान्या दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तान्या को उसकी खूबसूरती के साथ उसके बाल भी बहुत पसंद थे। वो अपने बालों को हमेशा खुला रखना बहुत पसंद करती थी। तान्या अपनी फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन, So yesterday I have given some work to all of you. Have you done it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But there were a lot of new things to learn. Sania and Rohan, what about your work? You haven't responded. No, ma'am. My work is incomplete. Mine too. So, Sania and Rohan, today's class is not for you as your work is not done. Ma'am, please let them join in today's class. Okay, as you are saying, so I am allowing them. तान्या टीचर की एक फेवरेट स्टूडेंट में थी, पर ये बात सानिया और रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसी कोशिश में लगे रहते थे कि तान्या का काम कैसे खराब किया जाए। अरे यार रोहन, तूने देखा आज कैसे ये तान्या की बच्ची टीचर को मना रही थी? हाँ यार, आई बड़ी हमें ज्वाइन करवाने वाली। हाँ, कितनी बार कोशिश की है हमने उसका काम खराब करने की, पर पता नहीं वो कैसे ठीक कर लेती है। हाँ वही तो, क्यों ना कुछ नया करे। पर क्या? चलो कुछ सोचते हैं। सानिया और रोहन की कई कोशिश के बावजूद भी तान्या का काम खराब नहीं हो रहा था।
और वो कुछ नया आजमाने जा रहे थे। एक दिन सब लोग कैंटीन में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी तान्या की एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसकी बहुत तारीफ करने लगती है। हे तान्या। हे मीरा, काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई। हाँ, पर इतने टाइम में तुम बिल्कुल नहीं बदली। वही खूबसूरती और तुम्हारे लंबे बाल। हाँ, मुझे मेरे बाल बहुत ही पसंद है। जानती हूँ, तुम्हें फैशन डिजाइनिंग से ज्यादा तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। ये सारी बातें रोहन सुन लेता है और उसे तान्या को कैसे नुकसान पहुंचाना है वो आइडिया भी मिल जाता है। ये सारी बातें रोहन सान्या को बताता है। ओह, ऐसी बात है, पर ये सब सुनकर तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। देख मैं कैसे सबके सामने उसका मजाक बनाता हूँ। लेकिन कैसे? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। रोहन की जलन इतनी थी कि वो तान्या को नुकसान कैसे भी करके पहुंचाना चाहता था। अगले दिन रोहन और सान्या तान्या के पास जाते हैं। हाय तान्या। हाय रोहन। वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मुझे कल की क्लास का पूछना था। हाँ बताओ, क्या हेल्प करूं? रोहन ने अपनी बातों में तान्या को उलझा के रखा था। कुछ देर में ब्रेक होने वाला था और वो इसी मौके की तलाश में था कि उसे कैंटीन ले जाया जाए। कैंटीन जाकर तीनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। तभी अरे गाइस, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में एक आंटी है, वो देसी दवाई बनाते हैं। अरे हाँ, तुमने बताया था। पैर दर्द के लिए, बाल लंबे और घने हो, इसकी दवाई है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही होगा। और भी कई तरह की दवाई बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करती। नहीं तान्या, ये आंटी बहुत अच्छा बनाती है। मैं भी एक दवाई इनसे लेती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओह, बट मुझे नहीं यूज करना। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास उनका दिया हुआ बाल बढ़ाने का तेल था, अगर चाहिए हो तो बताना। ये सब सुनकर तान्या का भी मन हो गया कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। और फिर वो रोहन से कहती है, रोहन, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे बिल्कुल नहीं, हम भी कई दवाई यूज करते हैं, तुम भी यूज कर सकती हो। ओके, मैं भी ट्राई करती हूँ। इतना कहने के बाद रोहन उसे हेयर ऑयल दे देता है। तान्या वहाँ से चली जाती है। तभी रोहन मन ही मन में हंसने लगता है, लेकिन सान्या को उसका प्लान समझ ही नहीं आया। इसमें क्या तुम्हारा प्लान था? ये तो हम भी यूज करते हैं। अरे ये कोई सच का थोड़ी हेयर ऑयल था, ये मिलावट वाला हेयर ऑयल है जो कि मैंने बनवाया है। इससे तान्या के बाल धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। अच्छा, तो ये था तुम्हारा प्लान। देखती जाओ। कुछ टाइम तक तान्या ये हेयर ऑयल यूज करने लगी। फिर धीरे धीरे उसके बाल बहुत गिरने लगे। ये देखकर तान्या को बहुत परेशानी होने लगी। मेरे बाल इतने कैसे कम होने लगे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद आजकल थोड़ा स्ट्रेस लेने लगी हूँ, इस वजह से हुआ होगा। तान्या खुद को मन ही मन में समझा लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि हेयर ऑयल की वजह से उसके बाल गिरने लगे हैं। धीरे धीरे करके उसके बाल बहुत खराब होने लगे। ये देखकर तान्या बहुत जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बाल इतने गंदे लग रहे हैं। तान्या की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भागती चली आई। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाई? मेरे बाल माँ। तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हो गए तान्या? पता नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी तान्या की माँ की नजर उसके हेयर ऑयल पर जाती है और उसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई अच्छा हेयर ऑयल नहीं है और इसी कारण उसके सारे बाल खराब हो गए। अरे बेटा, ये हेयर ऑयल कहाँ से आया? ये मुझे रोहन ने दिया है माँ। ये हेयर ऑयल ही है जिसकी वजह से तुम्हारे बाल खराब हो गए। क्या रोहन ने ये सब जानबूझकर किया है? कुछ दिनों में हमारे कॉलेज में कंपटीशन है ड्रेस शो स्टॉपर का। मैं इस हालत में कैसे जाऊंगी? तान्या की माँ भी ये हालत देखकर मायूस हो गई थी, पर तान्या ने सोच लिया था कि
कि वो कल कॉलेज जरूर जाएगी और रोहन से बात करेगी। अगले दिन जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी रोहन और सानिया भी वहां आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर तानिया को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, रोहन, क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया है? ओहो, तुम्हें पता चल गया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने ऐसा किया मेरे साथ? तुम्हें सबक सिखाना था। जिसे देखो बस तानिया तानिया करते रहते थे। अब देखता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगी कंपटीशन में? ऐसे आओगी? ये सब सुनकर तानिया रोती हुई घर आ जाती है और कुछ दिनों तक वो कॉलेज ही नहीं जाती। ये देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगती है और वो कहती है, सुनते हो जी, हमारी बेटी कितनी उदास है। हाँ, कैसे ठीक करेंगे सब? तानिया के बहुत अरमान थे कि वो ये कंपटीशन जीते। उसने बहुत मेहनत करके रखी थी, लेकिन इस हालत में वो कॉलेज कैसे जाएगी, ये सोच सोच कर वो बहुत रोने लगती है। मुझे ये कंपटीशन में जीतना था, लेकिन अब कैसे? मैं इस हालत में कैसे जाऊं? काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरे बाल वापस आ जाए। तानिया के इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर सी सुनहरे बालों वाली बाल परी आ जाती है। बाल परी को देखकर तानिया हैरान हो जाती है और वो पूछने लगती है, आप कितनी सुंदर हो, लेकिन आप कौन हो? तानिया, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने। मेरी मदद? लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनके पास आ जाती हूँ और वो मुझे प्यार से बाल परी कह के बुलाते हैं। लेकिन बाल परी, आप मेरे बाल वापस ला दोगे? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारे बाल पहले की तरह ही हो जाएंगे। सच में बाल परी, मेरे बाल पहले जैसे हो जाएंगे? मैं अभी कर देती हूँ। बाल परी अपनी जादुई छड़ी से तानिया के बाल पहले की तरह ही अच्छे कर देती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। ये देखकर तानिया बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया बाल परी, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। अगली बार तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर बाल परी वहाँ से चली जाती है और तानिया ये सारी बातें अपने माता पिता से कहती है। ये सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। तानिया कॉलेज जाना शुरू कर देती है और वो शो स्टॉपर का कंपटीशन भी जीत लेती है। ये देखकर रोहन और सानिया बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत जलन होने लगती है। क्या हुआ तुम्हारे मास्टर प्लान का? हाँ, इससे अच्छा तो मुझे कुछ सोचने दिया होता तो आज वहाँ मैं खड़ी होती, वो नहीं। ये कहानी का शीर्षक है लालची बावर्ची। एक शहर में राजू नाम का आदमी रहता था, जो एक होटल में बावर्ची का काम करता था। राजू अपने काम में बहुत ईमानदार था। उसके हाथ का खाना सबको बहुत ही पसंद आता था। इस वजह से होटल कभी खाली नहीं रहा करती थी। मुनाफा भी बहुत अच्छा रहता था। एक दिन सेठ से उसका दोस्त मिलने आता है। अरे आओ आओ रामजी भाई, क्या लेंगे बताओ? सुना है तुम्हारी होटल का खाना बहुत मशहूर है, खिलाओ भाई, हम भी तो जरा खाएं। अरे राजू। हाँ सेठ। मेरा दोस्त आया है रामजी, जल्दी से खाना लगाओ भाई। हाँ भाई, बहुत भूख लगी है आज तो। रामजी को खाना बहुत पसंद आता है और वो मजे से खाता है। खाना खाने के बाद, अरे भाई मजा आ गया, वाकई राजू बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। रामजी खाना खा के चला जाता है। इस होटल के सामने एक और होटल होती है, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ का खाना लोगों को इतना नहीं पसंद आता था। उस होटल के सेठ का नाम मुकेश था। बहुत ही शातिर और तेज दिमाग का था। अपनी होटल में कम मुनाफा देख उसे एक दिन ख्याल आता है कि क्यों ना वो राजू को अपने होटल में बावर्ची का काम करने के लिए रख दे। आजकल तो बहुत कम मुनाफा होने लग गया है। अगर इसी तरह से होता रहा
तो एक दिन मुझे अपनी होटल बंद करके गांव जाना पड़ेगा। क्यों ना मैं राजू को अपने होटल में बावर्ची का काम दूं, मुनाफा भी ज्यादा होगा और गांव भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा? क्या करूं? सोच मुकेश, सोच। सोचते सोचते उसे अचानक एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। बस वो इसी मौके की तलाश में था कि राजू कब बाहर निकले और वो उससे बात करे। दूसरे दिन राजू किसी काम से बाहर जाता है। तभी मुकेश को मौका मिल जाता है उससे बात करने का। अरे अरे राजू भाई सुनते हो? अरे बोलिए मुकेश सेठ। सुना है लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। हाँ, लोग दूर दूर से मेरे हाथ का खाना खाने आते हैं सेठ। राजू भाई, तुम मेरे यहाँ बावर्ची का काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे सेठ से दुगना पैसा दूंगा, सोच लो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मेरे सेठ बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ। सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोल के मुकेश वहाँ से चला जाता है। राजू अपने घर जाता है और बैठे बैठे सोचने लगता है कि मुकेश ने जो उससे कहा वो सच तो नहीं। मुकेश सेठ मुझे मेरे सेठ से भी ज्यादा पैसे देंगे। ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। एक काम करता हूँ, कल सेठ को मना कर देता हूँ कि मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। ज्यादा पैसे की लालच में आकर राजू ने अपनी अच्छी नौकरी गंवा दी। दूसरे दिन वो सेठ को मना कर देता है कि वो अब वहाँ काम नहीं करेगा। ये सुन के उसका सेठ उदास हो जाता है। इतना कहने के बाद राजू मुकेश के यहाँ चला जाता है। मुकेश सेठ, मुझे आपके यहाँ नौकरी मंजूर है। अरे बहुत बढ़िया, जाओ काम पे लग जाओ और इतना अच्छा खाना बनाओ कि लोगों की भीड़ लग जाए। जी सेठ। नौकरी छोड़ने के बाद राजू के सेठ को एक और अच्छा बावर्ची मिल जाता है और उसकी होटल पहले की तरह ही अच्छी चल रही होती है। सामने मुकेश की होटल में भी दूर दूर से लोग राजू के हाथ का खाना खाने आने लगे। ये देखकर मुकेश मन ही मन में बहुत खुश होता है। क्या बात है, मेरी होटल भी बढ़िया चल रही है। मुकेश के मन में लालच पहले से ही थी। उसने राजू को काम पर इसलिए नहीं रखा था कि वो उससे ज्यादा पैसे देगा, बल्कि इसलिए रखा था कि उसकी होटल में भी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगे, मुनाफा भी ज्यादा हो और उसे शहर छोड़ के गाँव भी ना जाना पड़े। इसी तरह एक महीना बीत जाता है। मुकेश को अच्छा मुनाफा भी होता है और बारी होती है राजू को उसके पैसे देने की। सेठ, 1 महीना हो गया, आप मुझे मेरा पगार दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे। ये क्या सेठ, इतने कम पैसे? इससे ज्यादा तो मेरी पगार वहाँ थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे। अरे बुरा मत मानो भाई इस बार जितना मुनाफा हुआ उतना दिया। तुम ज्यादा मेहनत करो जिससे और लोग मेरी होटल में खाने आए। ज्यादा मुनाफा होगा तो ज्यादा पैसे दूंगा। इसी तरह थोड़े महीने बीत गए, लेकिन मुकेश ने ज्यादा मुनाफा होने के बाद भी राजू को पैसे कम ही दिए। ये देखकर राजू को बहुत गुस्सा आता है। मुकेश सेठ, आप इतना मुनाफा कमाते हो, फिर भी मुझे मेरी मेहनत से कम पैसे क्यों देते हो? तो क्या करूं, तुम्हें सारा का सारा मुनाफा दे दूं? तुम्हारी होटल में तो कितनी भीड़ लगी रहती थी जब तुम वहां काम करते थे, लेकिन तुम यहाँ उतना अच्छा खाना नहीं बनाते, इसीलिए तो देखो मुनाफा अभी कम होता है। ये सुनकर राजू को एहसास होने लगता है कि मुकेश ने उससे ज्यादा पैसे की लालच देकर उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और उसे पैसे भी कम दिए। राजू मुकेश के वहाँ नौकरी छोड़कर अपने पुराने सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ज्यादा पैसे की लालच में आकर आपके यहाँ काम छोड़ दिया।
आप मुझे वापस रख लीजिए। नहीं राजू, मैंने दूसरा बावर्ची लगा दिया है काम पर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा सेठ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अच्छा चलो, मान लेते हैं मैंने तुम्हें वापस रख लिया काम पर, और तुम फिर से किसी और के यहाँ ज्यादा पैसे की लालच में आकर नौकरी छोड़ दी तो? नहीं नहीं सेठ, ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता राजू, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। राजू वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि पैसे ज्यादा कमाना गलत नहीं, पर मन में लालच नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारा ही नुकसान हो। ये कहानी का शीर्षक है सीता और गीता। ये कहानी है ढोलक नाम के गांव की, जहां शोभा और उसकी 2 बेटियां सीता और गीता रहती थी। सीता और गीता पढ़ाई में होशियार थी, दोनों के अच्छे नंबर आते थे। ये देख के शोभा को बहुत गर्व महसूस होता था कि उसकी दोनों बेटियां उसका नाम रोशन कर रही थी। पढ़ाई में दोनों की कोई शिकायत नहीं रहती थी। गीता बड़ी थी, पर उसका स्वभाव बहुत ही आलसी और कामचोर रहता था। वो अपने हिस्से का सारा काम उसकी छोटी बहन सीता पर डाल देती थी। दिवाली आने वाली थी, घर की सफाई चल रही होती है। गीता, चलो बेटा, दिवाली आने वाली है, घर की सफाई करनी है, तुम मेरा हाथ बटाओ। अरे माँ, मुझे सोना है, आप सीता से कहो ना। सीता अभी छोटी है, तुम बड़ी हो, तुम मेरा हाथ बटाओ। ये सुनकर सीता कहती है, माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, क्या करना है बताओ। देखा गीता, वो छोटी है फिर भी घर के काम में मदद कर रही है, जबकि तुम उससे बड़ी हो। तो क्या हुआ माँ, मेरे बदले वो काम कर लेगी। ये देख के शोभा को बहुत बुरा लगता है कि गीता घर का कोई भी काम नहीं करती। दूसरे दिन दोनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। स्कूल से पढ़ाई करके आते वक्त सीता अपनी बहन से कहती है, दीदी, आप माँ की मदद किया करो, वो बेचारी अकेले सारे घर का काम करती है। सीता, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। ये सुन के सीता शांत हो जाती है और दोनों घर पहुंचकर अपनी माँ के साथ बैठती हैं। बेटा गीता, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें धीरे धीरे घर के काम सीखने होंगे। माँ, मुझे घर के काम नहीं करने, मुझे नहीं अच्छा लगता है घर के काम करना। इतना कहकर गीता अंदर चली जाती है। सीता को अपनी माँ को उदास देखकर बहुत बुरा लगता है। शाम को शोभा अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आती है। ये देख के सीता और गीता बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप हमारे लिए नए कपड़े लेकर आई हो, बताओ। माँ, आप मेरे लिए कौन से रंग के कपड़े लाई हो? दिवाली में मेरी दोनों बच्चियाँ नए कपड़े पहनेगी। शोभा दोनों के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े लाती है, लेकिन गीता को सीता के कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं। उसे ये देख के जलन होती है और वो सोचने लगती है कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा सीता से प्यार करती है। माँ मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो सीता के लिए ज्यादा अच्छे कपड़े लेकर आई। कपड़े पसंद आए बच्चों? हाँ माँ, बहुत ही अच्छे कपड़े लाई हो। गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। ये देखकर शोभा और सीता सोच में पड़ जाते हैं कि गीता को क्या हुआ। दूसरे दिन सीता और गीता बाहर खेल रही होती है। तभी गीता सीता से कहती है, सीता, माँ तो तेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लाई है, क्योंकि तू सारे घर का काम करती है, इसलिए माँ तुझसे ज्यादा प्यार करती है। नहीं दीदी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा ही है सीता। इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ये देखकर शोभा और सीता बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा होता है। बेटा गीता, तुम आराम करो, मैं यहीं बैठी हूँ, कुछ चाहिए हो तो बताना। हाँ दीदी, मैं भी यहीं हूँ। शोभा और सीता दिन रात बहुत सेवा करते हैं। ये देखकर
गीता की आंख में आंसू आ जाते हैं। गीता को मायूस देखकर शोभा उससे पूछती है, क्या हुआ गीता, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मुझे लगा था तुम सीता से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, क्योंकि वो तो सारे घर का काम भी करती है। मुझे थोड़ी जलन भी हुई थी ये देखकर कि तुम सीता के लिए मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े लाई हो। अरे बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया? मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो। दोनों से मैं प्यार करती हूँ, किसी से ज्यादा, किसी से कम नहीं। हाँ माँ, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपको घर के हर काम में मदद करवाऊंगी। आपको और सीता को अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए हमेशा बराबर रहता है, किसी से कम, किसी से ज्यादा नहीं होता। माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। ये कहानी का शीर्षक है समर वेकेशन और नानी का घर। ये कहानी है बिट्टू और डॉली की, जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहते थे। आज बिट्टू और डॉली की स्कूल का आखिरी दिन था। कल से समर वेकेशन शुरू होने जा रहा था। वो बहुत ही खुश थे। डॉली, आज तो हमारे स्कूल का आखिरी दिन है, कल से छुट्टी। अब तो हम खूब मस्ती करेंगे। हाँ भैया, अब तो ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद बिट्टू और डॉली अपने दोस्तों को मिलकर घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर दोनों अपनी माँ से कहने लगते हैं, माँ, हम आ गए, कल से हमारा समर वेकेशन है। माँ, अब तो हमें ट्यूशन में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अब तो तुम दोनों बहुत ही मस्ती करने वाले होंगे, क्यों? माँ, हम नीचे खेलने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। चल डॉली। बिट्टू, अभी तो तुम दोनों स्कूल से आए हो, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर शाम को जाना खेलने के लिए। माँ, जाने दो ना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। बिट्टू और डॉली अपने दोस्त चिंकी, पिंकी और पिंटू के साथ नीचे बॉल से खेल रहे होते हैं। खेलने के बाद सब बच्चे बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं कि वो अपने समर वेकेशन में कहाँ घूमने जाएंगे। मैं तो अपनी नानी के घर जाने वाली हूँ। मैं तो बाहर घूमने जाने वाली हूँ। डॉली, तुम और बिट्टू कहाँ जाने वाले हो वेकेशन में? पिंकी की बात सुनकर बिट्टू और डॉली भी सोच में पड़ जाते हैं कि वो वेकेशन में कहाँ जाएंगे। खेलने के बाद दोनों घर जाते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं उनकी माँ नानी से बात कर रही होती है। आ गए बच्चों? हाँ माँ। माँ, अब नानी से बात कर रही थी ना, हमें भी करनी है। माँ, मुझे भी करनी है। माँ, चलो ना, अब तो कल से हमारा समर वेकेशन भी है, हम नानी के घर चलते, बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा से हम बात करते हैं। दोनों आपस में बात करके ये तय करते हैं कि कुछ दिन वो गांव जाएंगे। ये सुनकर बिट्टू और डॉली बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों नानी के घर जाने के लिए पैकिंग करने लगते हैं। उनकी नानी का घर शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर था। गांव पहले की तरह ही सुंदर और हरा भरा था। गांव पहुंचकर बिट्टू और डॉली बहुत खुश हो जाते हैं। वहां उनकी नानी भी बिट्टू और डॉली के आने का इंतजार कर रही होती है। बिट्टू और डॉली जैसे ही नानी को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़कर अपनी नानी के पास जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, आ गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो सब अंदर चलते हैं। नानी ने बिट्टू और डॉली का मनपसंद खाना बनाया होता है। बिट्टू और डॉली अपनी नानी के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत मजे से खाते हैं। फिर खाना खाकर थोड़ी देर सो जाते हैं। शाम को दोनों अपनी नानी के साथ गांव की सैर करने चलते हैं और आते वक्त अपने साथ बहुत सारे आम लेकर आते हैं। दोनों को बहुत ही मजा आता है। डॉली, आज तो बहुत मजा आया गांव की सैर करने में, क्यों? हाँ भैया। दोनों घर जाके अपनी माँ से कहने लगते हैं,
माँ देखो हम क्या लाए हैं नानी के साथ। क्या लाए हो बच्चों? माँ, हम मैंगो लाए हैं। अरे वाह, हम सब रात को मिलकर खाएंगे, ठीक है? बिट्टू और डॉली टीवी देखने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खाने का वक्त हो जाता है और सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। बस इसी तरह उनकी नानी के घर उनका समर वेकेशन भी खत्म हो जाता है और नया क्लास शुरू हो जाता है। ये कहानी का शीर्षक है चीनी, चाचा और सोने का खजाना। ये कहानी है सुंदरगढ़ नाम के गांव की, जहाँ पे चीनी और चाचा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे। तभी अचानक चाचा की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। चाचा ने चीनी से कहा, चीनी, वहाँ पे मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ये देख के उसकी तरफ चल पड़े। जैसे ही नजदीक गए तो चीनी ने कहा, अरे ये तो सोने का खजाना है। और दोनों आपस में खजाना बांट लेते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। ये कहानी का शीर्षक है पिता का प्यार। एक गांव में चिमनलाल नाम का आदमी रहता था, जिसके 2 बेटे थे, चंगू और मंगू। चंगू पढ़ाई में बहुत होशियार रहता था। चंगू ने बहुत सारे इनाम जीते थे, इसलिए उसके पिता उसकी मांगी हर चीज ले आते थे। वही मंगू पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा ध्यान देता था। इसके कारण पढ़ाई में उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। उसके पापा हमेशा उससे परेशान रहते थे। पिताजी, आप शाम को घर आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओगे? ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगा। पिताजी, आप शाम को घर आते वक्त मेरे लिए बैट बॉल लेके आना। बेटा, तुम्हारे पास पहले से एक बैट बॉल है जिससे तुम और चंगू खेलते हो। दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। ये देख के मंगू को भी ऐसा लगा कि वो भी पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करेगा तो उसके पिता उसके लिए हर चीज ले आएंगे। मंगू भी धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान देने लगा। उसके भी अच्छे नंबर आने लगे और ये देख के उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और उसके लिए वो हर चीज लाने लगते हैं जो वो चंगू के लिए लाते थे। पिताजी, आप शाम को घर आते वक्त मेरे लिए बैट बॉल लेके आना। क्यों नहीं बेटा, जरूर लेके आऊंगा। ये देख के चंगू को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि मेरे पिता मुझसे ज्यादा मंगू से प्यार करते हैं और मंगू की कामयाबी देखकर उसे जलन होने लगती है और गुस्से में चंगू घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। जैसे रात को सब सो जाते हैं, चंगू चुपके से घर से भाग जाता है और जंगल में रहने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी चंगू नहीं मिलता है। ये देख के उसके पिता बहुत मायूस होते हैं और रोते हुए सोचते हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया होगा और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे को वापस भेज दो। वहाँ चंगू को जंगल में रहने को झोपड़ी तो मिल गई, लेकिन खाने पीने के लिए चंगू बहुत परेशान होने लगता है। मन ही मन में चंगू सोचता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते थे, खिलौने लाते थे, चॉकलेट्स लाते थे और ये सोच के उसकी आंख में से आंसू बहने लगते हैं और उसे अपने फैसले पे पछतावा होता है कि क्यों उसने घर छोड़ दिया। उसे ये एहसास होने लगता है कि पिताजी कभी उसे भेदभाव नहीं करते थे। फिर अपने घर वो वापस आ जाता है और अपने पिता से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझमें और मंगू में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है और ना कभी करूंगा। मैं तुम दोनों को बराबर का प्यार करता हूँ। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ बाप कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं और किसी की कामयाबी को देखकर जलना नहीं चाहिए। दूसरों की तरक्की में हमेशा खुश होना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।